हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द कर्मा अकेडमी। तो इसमें आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेटा टाइप के बारे में। डेटा डेटा क्या होता है और डेटा टाइप क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन। पाइथन का क्या स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली इससे आपके 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ आपके बनते हैं आउटपुट के क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम सीखेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, उसके किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में कैसे असाइन करते हैं, असाइनमेंट कैसे करते हैं, ये सब सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है, डायनेमिक टाइपिंग किस किस प्रोग्रामिंग में अवेलेबल होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम सीखेंगे मल्टीपल असाइनमेंट, इसके भी 2 टाइप होते हैं। तो ये सब कुछ सीखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सिंपल इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। अपने में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमें इनपुट स्टेटमेंट की काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ती है। कोई भी आपने प्रोग्राम बनाया, अगर आप उसमें कुछ चीज़ इनपुट नहीं करवा सकते तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। दैट्स व्हाई इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। कास्टिंग कास्टिंग अपने में वैसे काफ़ी सिंपल टॉपिक है, पर ये मैंने नोटिस किया ये हर जगह पूछा जाता है कास्टिंग के बारे में। इवन आप कॉलेज में भी चले जाओ तो वहाँ पे भी काफ़ी पूछा जाता है। तो दैट्स व्हाई मैंने इसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोला है। तो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा डेटा का जो टाइप बताया उसे ही डेटा टाइप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है x इक्वल टू 1। तो x क्या है, सॉरी 1 क्या है आपका? 1 है आपका इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 1 की वैल्यू स्टोर हो रही है किसमें? x में हो रही है। x एक वेरिएबल था आपका। तो 1 अगर इंटीजर है तो x का डेटा टाइप क्या हो जाएगा? इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा होता है x इक्वल टू हेलो और डबल कोट लगाए होते तो हेलो आपका क्या है? स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो हेलो की वैल्यू किस में स्टोर हो रही है? एक्स में स्टोर हो रही है। तो एक्स का भी डेटा टाइप क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग हो जाएगा। तो एक्चुअली में पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप अवेलेबल है। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हमें पाइथन में बेसिकली 5 टाइप की डेटा टाइप अवेलेबल है। एक तो है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप। उसके बाद डिक्शनरी क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बुलन बुलन डेटा टाइप होता है, सेट होता है, सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम इंटीजर के ऊपर। इंटीजर के ऊपर आते हैं तो इंटीजर के आपके एग्जांपल हो गए 1, 2, 3, 4। ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट नहीं आते हैं। 1 लिखा होगा तो ये आपका इंटीजर होगा। अगर लिखा होगा मैंने 1.0 तो ये आपका बन जाएगा फ्लोट। तो फ्लोट में आपका एग्जांपल क्या आ गया? 1.2, 3.4। डेसिमल के जो भी नंबर होंगे, डेसिमल वाले नंबर होंगे, वो फ्लोट के अंदर आएंगे। अगर मैंने लिखा होगा 4.0, ये किसमें आ गया? आपका फ्लोट में आ गया। तो आपको फ्लोट डेटा टाइप पता चल गया होगा। उसके बाद आता है बुलन। बुलन में बेसिकली आपका 0 और 1 ही होता है। 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो ये आपका कैसा डेटा टाइप हो गया? बुलन डेटा टाइप हो गया। इसमें मुझे एक और चीज़ बतानी थी। पहले हम इस सबको इरेज कर लेते हैं। वेट अ मिनट। जो हमारे स्टार्टिंग के जो नंबर्स डेटा टाइप है ये आपके होते हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है ऐसे कोई सा भी डेटा टाइप जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिख लिया एक्स इक्वल टू 1 तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ना ही इसको डिलीट कर सकते हो। अगर मैंने लिखा है x इक्वल टू हेलो तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इम्यूटेबल ऐसी चीज़ जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये आपका कौन सा डेटा टाइप होगा? इम्यूटेबल डेटा। इम्यूटेबल होता है ये जो भी डेटा टाइप होते हैं आपके इंटीजर, फ्लोट और बुलन। उसके बाद आता है हम स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग क्या होता है उसको बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है एक्स इक्वल टू हेलो। तो स्ट्रिंग कुछ नहीं है आपका कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स हो गए। तो आप क्या आते हैं किसमें? स्ट्रिंग के ऊपर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हेलो। हेलो जो लिखा हुआ है इसमें कितने टाइप के कैरेक्टर कितने, सॉरी टाइप बोल रहा हूँ, कितने कैरेक्टर हो गए आपके हेलो में? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कितना, ये क्या हो गया आपका? एक तरीके से स्ट्रिंग हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा रहता है एक्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अभी ये आपका क्या है? अभी ये आपका है इंटीजर डेटा टाइप। पर अगर आपने डबल कोट 1, 2, 3, 4 के आगे लगा लिया तो आपका बन गया स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर क्या आता है? इट इज होल्ड एनी एनी टाइप ऑफ नोन कैरेक्टर, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर क्यों ना हो। तो इसके एग्जांपल क्या हो गया? ABCD डबल कोट लगाना इंपॉर्टेंट होता है। 1, 2, 3, 4 भी इसका एग्जांपल हो सकता है। क्वेश्चन मार्क आपका स्पेशल कैरेक्टर में आ गया। डबल कोट लगाया है तो ये भी कैसा टाइप हो सकता है? स्ट्रिंग का टाइप हो सकता है। और ये @ हैशटैग और डॉलर जो लगा रखा है ये भी आपका किसका टाइप होगा? स्ट्रिंग का टाइप होगा। तो स्ट्रिंग से क्या समझा आपने? स्ट्रिंग कुछ नहीं है। स्ट्रिंग आपका बेसिकली होल्ड करता है
जिसमें आपकी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होंगे जिसको है ना आपने कवर किया होगा डबल कोट से। तो स्ट्रिंग आपको समझ में आ गया है। स्ट्रिंग भी आपका क्या है, इम्यूटेबल है, मतलब एक बार आपने लिख लिया तो उसे चेंज नहीं कर सकते हो, तो स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल डेटा टाइप है। उसके बाद हम सीखते हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट कुछ नहीं होता, एक तरीके से स्ट्रिंग की तरह ही होता है, बस इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 2 3 4 5, हर नंबर के कॉमा कॉमा लगाना पड़ता है, तो इस तरीके से हम लिस्ट लिखते हैं। ये एक तरीके से ऑर्डर डेटा टाइप होता है, ऑर्डर्ड रहता है, डिसऑर्डर फॉर्म में नहीं रहता है लिस्ट बेसिकली। और इसमें एक और स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मतलब इसमें आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 2 को चेंज करना होगा तो 2 को मेरे को लिखना होगा 7, तो मैं चेंज कर सकता हूँ लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर आप किसी भी नंबर को आप चेंज कर सकते हो। आप इवन इसमें लिस्ट इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू, अगर आपने ऐसे लिखा है नेहा, नेहा करके कोई नाम आपने है ना सेव किया, उसके बाद आपने लगाया 102 लगाया, 102 भी आप सेव कर सकते हो, 79.5 लगाया। तो कुछ इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो। लिस्ट के अंदर आप कैरेक्टर भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, नंबर भी डाल सकते हो, और फ्लोट डेटा टाइप भी डाल सकते हो, उसका कलेक्शन भी बना सकते हो। तो कलेक्शन बना सकते हो, तो ये लिस्ट के अंदर आ गया। लिस्ट के अंदर क्या है, म्यूटेबल है, मतलब इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, 102 को 101 भी कर सकते हो बाद में। तो अब आते हैं हम टपल के ऊपर। टपल कुछ नहीं है, सेम तरीके से जैसे लिस्ट है वैसा ही है, बस आप में यहाँ पे सर्कल वाले ब्रैकेट लगते हैं, और ये एक तरीके से इम्यूटेबल है। अगर आपने 2 लिखा हुआ है तो 2 ही लिखा हुआ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो टपल भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप आते हैं हम डिक्शनरी की तरफ। डिक्शनरी में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ये अनऑर्डर्ड सेट है। ये ऑर्डर नहीं है, अनऑर्डर्ड सेट है, तो दैट्स वाई हमें कुछ की देनी पड़ती है। इसको लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट, और एक ए लिखा हुआ है तो ए के लिए हमें कुछ की देनी पड़ेगी। अगर मैंने ई लिखा हुआ है तो ई के लिए कुछ की देनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से आप डिक्शनरी लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है वोवल इक्वल टू ए ई आई ओ यू, और हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया बाहर से, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका डिक्शनरी। इसमें बेसिकली आपको की देनी पड़ती है, एक तरीके से क्यू हो गया। अगर मैं वोवल में ऐसे इसको कॉल करूंगा वोवल ए, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, बेसिकली इसकी ए की क्या है, 1 है, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे आपको डिक्शनरी भी समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद हम देखते हैं बेसिकली इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल की कैटेगरी में कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं। इम्यूटेबल क्या होता है, जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल का मतलब, तो इंटीजर को आप चेंज नहीं कर सकते, फ्लोट को नहीं चेंज कर सकते हो, बुलन को चेंज नहीं कर सकते हो, स्ट्रिंग को नहीं चेंज कर सकते हो, और टपल को चेंज नहीं कर सकते हो। अब देखते हैं म्यूटेबल में कौन से आते हैं। म्यूटेबल में आपके आते हैं लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स। तो ये कुछ डेटा टाइप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, और इतना ही सफिशियंट है डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करना। बाकी आप जैसे जैसे सीबीएसई के साइट में जाओगे और वहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। ऐसा करेंगे हम, एक सीरीज क्वेश्चन पेपर सॉल्व की एक सीरीज निकाल देंगे, तो उसकी चिंता मत करो। पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए, आपका कोर्स जल्दी से जल्दी से कंप्लीट होना चाहिए। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन के ऊपर। ऐसा करते हैं हम, जब ये पूरा वीडियो डिस्कस करेंगे उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को के ऊपर डिस्कस करेंगे, दैट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन। उससे पहले हम कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उस सब के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट वन इज अ वेरिएबल एंड असाइनमेंट। वेरिएबल क्या होता है और कैसे किसी भी वेरिएबल की में वैल्यू असाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक्स लिखा है मैंने, एक्स इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है क्या, बेसिकली वेरिएबल कुछ नहीं करता। आपका जो कंप्यूटर है उसके उसके पास बहुत लंबी मेमोरी है, बहुत बड़ी मेमोरी है। फॉर एग्जांपल मैंने उसको एक नेट के फॉर्म में डिनोट किया हुआ है, एक नेट के फॉर्म में डिनोट किया हुआ है। तो इसमें से आपका ये छोटा सा जो ब्लॉक हुआ वो आपकी वैल्यू स्टोर कर रहा होगा। इसको मैंने नाम दे दिया एक्स इक्वल टू 1। तो कुछ इस तरीके से आपका वेरिएबल स्टोर हो रहा होगा। इसको एक तरीके से समझो कि एक कंटेनर है हमारे पास, खाली कंटेनर, उसका नाम मैंने एक्स दे दिया, और उसके अंदर मैं क्या वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, 1 स्टोर कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से वैल्यू वेरिएबल कोई नंबर को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा हुआ होता कि एक्स इक्वल टू हेलो, तो वो क्या करता है, बेसिकली आपके पास एक कंटेनर रहता जिसका नाम एक्स होता,
और उसके अंदर आपकी वैल्यू क्या स्टोर होती, हेलो स्टोर होती। तो कुछ इस तरीके से हेलो वेरिएबल वर्क करता है। एग्जांपल के लिए मैं अगर लिखूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है आपका वेरिएबल, और वो क्या स्टोर कर रहा है, इक्वल टू साइन लगा रखा है, वो स्टोर कर रहा है आपका नमन। अगर मैंने कॉमा लगाया और एज इक्वल टू 16 लिखा, तो एज क्या स्टोर कर रहा है, एज आपका वेरिएबल हुआ और वो स्टोर कर रहा है 16। 16 आपका क्या हो गया, इंटीजर। और किसी भी फॉर एग्जांपल मैंने x इक्वल टू 1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 1 है। और एक चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी, अगर मैंने डबल इक्वल टू लगाया तो इसका मतलब क्या होता था, अगर मैंने लिखा x डबल इक्वल टू 1, इसका मतलब होता था क्या x की वैल्यू 1 है या नहीं। तो अगर आपकी 1 होगी तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो आई थिंक आपको अब क्लियरिटी होगी असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर, और जो आपका डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता है उसमें डिफरेंस पता चल गया होगा आपको। तो ऐसे करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो हम अब डायनेमिक टाइपिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और किस किस में डायनेमिक टाइपिंग अवेलेबल है और किस में अवेलेबल नहीं है, तो इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप अभी सी प्लस प्लस पढ़ते हैं तो मैं आपको डायनेमिक टाइपिंग के बारे में नहीं बताता, क्योंकि डायनेमिक टाइपिंग सी प्लस प्लस में अवेलेबल नहीं है सी प्लस प्लस में। जबकि पाइथन डायनेमिक टाइपिंग अलाउ करता है। तो डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है उसके बारे में हल्का सा डिस्कस करते हैं। A variable pointing to the value of certain type can modify the pointing value object of different type is called as dynamic typing। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक x कंटेनर है और उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, 1 स्टोर है। अगर मैं x फिर से सेम वेरिएबल लूँ, सेम नाम का वेरिएबल लूँ, और उसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर करूँ, उसके अंदर मैं ये इसका डेटा टाइप क्या था, स्ट्रिंग डेटा टाइप था, और इसका डेटा टाइप क्या था, इंटीजर इंट डेटा टाइप था। तो ये x इक्वल टू 1 लिखूंगा, उसके बाद मैं फिर से लिखूँ x इक्वल टू हेलो, तो ये भी आपका करेक्ट होगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। इस कंटेनर में आप हेलो भी स्टोर कर सकते हो, पर कंडीशन क्या है, दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए। तो डायनेमिक टाइपिंग अलाउ करता है कि सेम नाम के वेरिएबल में आप डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हो। यही कहना चाह रहा है, सेम टाइप की वेरिएबल में x इक्वल टू 1 है, उसी सेम प्रोग्राम में x इक्वल टू हेलो भी आप लिख सकते हो, पर कंडीशन ये है कि दोनों का डेटा टाइप अलग होना चाहिए। इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, दूसरे वाले का डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो ऐसा करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ स्मॉल प्रोग्राम, हम इसे समझते हैं। तो मैंने बेसिकली विजुअल स्टूडियो में इसकी कोडिंग की हुई है। तो पहली स्टेप में हमने क्या लिखा है, हैशटैग से क्या होता है, हमारा कमेंट होता है। हैशटैग से क्या लिखा हुआ है, दिस टाइम x इक्वल टू 5 एंड x स्टोर इंटीजर। तो सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 5, और x आपका वेरिएबल है, x नाम का एक वेरिएबल है, और वो स्टोर क्या कर रहा है, 5 की वैल्यू स्टोर कर रहा है। उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, प्रिंट x टाइप। टाइप एक तरीके से कुछ नहीं होता है, टाइप एक फंक्शन होता है जो आपका डेटा टाइप के बारे में बताता है। तो वो आपका प्रिंट कर लेगा। तो प्रिंट जैसे ही होगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, उसके उसका डेटा टाइप उसको बता देगा, तो डेटा टाइप का इंटीजर है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, दिस टाइम x इक्वल टू हेलो स्टोर स्ट्रिंग टाइप। तो ये कमेंट था, तो कमेंट बेसिकली कंपाइलर उसे रन नहीं करता है, उसको डायरेक्ट जंप कर लेता है नेक्स्ट स्टेप में। तो x इक्वल टू लिखा हुआ है मैंने हेलो, तो इसका मतलब क्या है, x नाम से एक वेरिएबल इसने बनाया और उसके अंदर हेलो स्टोर कर दिया उसने। यहाँ पे नोटिस करना, वेरिएबल का नाम सेम था। तो एक तरीके से क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डायनेमिक टाइपिंग। तो डायनेमिक टाइपिंग का मतलब कुछ नहीं है, अगर सेम वेरिएबल जिसका नाम एक सा हो, वैसे वेरिएबल अगर डिफरेंट डेटा टाइप वो इजीली स्टोर कर सकता है, कंडीशन वो डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकता है। तो इसमें ये आपकी कंडीशन बन रखी है। तो इसको एक बार समरी में समझ लेते हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई x नाम का वेरिएबल होगा, तो इसके अंदर आप 1 वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, हेलो भी स्टोर कर सकते हो। बस कंडीशन क्या है, दोनों का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, डेटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए। तो अब ऐसा करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट के बारे में समझते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट एज अ नेम सजेस्ट, असाइन करना कुछ भी वैल्यू को और मल्टीपल टाइम असाइन करना। तो इसमें सबसे पहला आता है असाइनिंग सेम वैल्यू टू द मल्टीपल वेरिएबल। अगर मैंने मल्टीपल वेरिएबल लिखे हुए हैं A B C,
और उसमें एक वैल्यू असाइन की है, तो इसको क्या बोलेंगे? असाइनमेंट। आपने मल्टीपल बार तो किया है, पर सेम वेरिएबल का किया है, सेम वैल्यू आपने असाइन की है मल्टीपल वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो ए बी सी आपकी डिफरेंट वेरिएबल है, उसमें सेम वैल्यू असाइन कर दी, तो आप कुछ इस तरीके से असाइन कर सकते हो। सेकंड क्या होगी? आपकी कंडीशन बन गई असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। हमें वेरिएबल भी अलग अलग चाहिए और वैल्यू भी अलग अलग चाहिए, तो आप कुछ इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो एक्स वाई जेड लिखा आपने इक्वल टू 10 20 30 कर दिया है, पर इसकी वैल्यू किस तरीके से स्टोर होगी वो बस हम नोटिस कर लेते हैं। इट विल बी ऑर्डर वाइज होगी, एक ही वैल्यू स्टोर होगी। सॉरी, वन जो करेगा, वन स्टोर हो जाएगी ए के अंदर, वैल्यू स्टोर हो जाएगी। टू वैल्यू स्टोर हो जाएगी बी के अंदर, और सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, सॉरी थ्री वैल्यू स्टोर हो जाएगी सी के अंदर। तो कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू स्टोर होगी। इवन आप, अगर आपने लिखा है एक्स कॉमा वाई, इसको स्वैप भी कर सकते हो। स्वैप मतलब इंटरचेंज करना। आप इसे वाई कॉमा एक्स कर सकते हो, ये पाइथन में अलाउड है। पाइथन इसमें कर लेता है। अगर आपको मैं अभी सी प्लस प्लस पढ़ाता तो इसमें आप ये चीज़ नहीं कर सकते थे, पर पाइथन इतना आपको है ना फीडबैक, सॉरी इतना आपको है ना ज़्यादा ऑप्शन देता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम देखेंगे इनपुट इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट। वेट अ मिनट, पहले हम इस मार्कर को ऑन कर लेते हैं। ओके फाइन। हम देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज सच हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। एग्जांपल के लिए अगर अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक प्रोग्रामिंग की है और कैलकुलेटर बनाया है, और वो कैलकुलेटर कुछ डेटा इनपुट ही नहीं लेता है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह गया। अगर मैं लिखूँ ए प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 करना चाहता हूँ मैं, और वो यूज़र से 3 इनपुट ही नहीं ले पा रहा है, तो उसका आंसर अगर वो निकालेगा भी तो कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि यूज़र से हमारा कुछ इनपुट जा ही नहीं रहा है। तो दैट्स वाई हमारे लिए प्रोग्रामिंग में इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसा करते हैं, हम पहले इनपुट स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इनपुट का मतलब होता है कुछ भी डेटा इनपुट करवाना यूजर के थ्रू। तो इसको कैसे करा सकते हैं? ये पाइथन में हम करा सकते हैं इनपुट फंक्शन की मदद से। इनपुट फंक्शन की मदद से, फंक्शन का डिनोटेशन क्या होता है? ये ब्रैकेट्स डिनोटेशन होते हैं फंक्शन की। तो ये आपका एक क्या बन गया? इनपुट फंक्शन हो गया। विद द हेल्प ऑफ दिस आप कुछ भी चीज़ इनपुट करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा इनपुट x इक्वल टू इनपुट हेलो, एंटर योर नेम। तो इसका आपका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट देख लेते हैं। आपका रिजल्ट आने वाला है, आउटपुट जो आने वाला है वो लिखा आएगा ऐसे, हेलो एंटर योर नेम। और उसके बाद एक कर्सर ब्लिंक करेगा, उसमें आप अपने नाम टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप आपने टाइप किया नमन। तो कुछ इस तरीके से आप यूजर से कुछ भी चीज़ इनपुट करवा सकते हो। ओके, तो हम इनपुट में थे, इनपुट फंक्शन में थे। इसमें एक चीज़ और डिस्कस करना था मुझे। दैट वन इज, इनपुट जो फंक्शन होता है वो ऑलवेज, अगर आपने कुछ नहीं लिखा हुआ है बाहर से, वो ऑलवेज स्ट्रिंग डेटा टाइप लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई नंबर इनपुट करवाना है यूज़र से, कोई नंबर इनपुट करवाना है, तो आप उसे डायरेक्ट इनपुट फंक्शन से नहीं करवा सकते हो। आपको उसके आगे इंटीजर या फ्लोट लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूं x इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, तो इसमें बड़ी मिस्टेक क्या रहेगी? इनपुट जो फंक्शन होता है वो आपका स्ट्रिंग लेता है, पर एंटर नंबर में आपको कुछ नंबर टाइप करना पड़ेगा, तो ये नहीं करा पाएगा, इसमें आपका एरर आ जाएगा। और एक नंबर का क्वेश्चन आपका एरर का यहीं पे मैंने सॉल्व कर दिया है, इसमें गलती है। पर अगर आप लिखोगे इसको, आपको नंबर इनपुट करवाना होगा, तो आपको आगे एक इनपुट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा, सॉरी एक इंटीजर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। इंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद इनपुट लिखना पड़ेगा, तब लिखना पड़ेगा एंटर अ नंबर। तो कुछ इस तरीके से आप कोई नंबर को एंटर करा सकते हो। अगर वो आपको फ्लोट डेसिमल में कोई नंबर इनपुट करवाना है, तो आपको फ्लोट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, तो उसके बाद लिखना पड़ेगा एंटर अ नंबर। तो आई थिंक ये जो लाइन लिखी हुई है, इनपुट फंक्शन
ऑलवेज रिटर्न वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये भी अभी आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें जो नेक्स्ट लाइन लिखी है, पाइथन ऑफर टू फंक्शन इंटीजर फ्लोट टू कन्वर्ट इनपुट फंक्शन टू कन्वर्ट इनटू द इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप। ये दोनों लाइन आपको अब समझ में आ गई होगी। तो ऐसा करते हैं, इसका थोड़ी सी एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स इक्वल टू फ्लोट, तब ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके बाद इनपुट फंक्शन यूज किया है, इनपुट फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है एंटर ए मार्क्स। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, एंटर ए मार्क्स। और यहाँ पे कुछ ब्लिंक कर रहा होगा, यूजर उसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकता है। यूजर ने भी किया है 73.6। तो आई थिंक फ्लोट हमें करवाना होगा, तो फ्लोट फंक्शन हमें यूज करना पड़ेगा इनपुट के बाहर। अगर हमें एज एंटर करवानी, तो एज हमारी इंटीजर में आएगी बेसिकली, तो आपको यूज कर सकते हो इंट फंक्शन। इनपुट तो लिखना ही है, साथ में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक अब आपको इंट का मतलब समझ में आ गया होगा, क्यों हम इनपुट के बाहर इंट यूज करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ऐसा करते हैं, हम इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट कैसे प्रोग्रामिंग में लिखी जाती है, उसका एक प्रोग्राम छोटा सा बनाते हैं और उसको समझते हैं। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में। आउटपुट ओके, तो हम सीखते हैं आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में, आउटपुट कैसे करवाते हैं। अगर कोई भी हमें रिजल्ट शो करवाना होगा, कोई भी रिजल्ट हमें शो करवाना होगा, तो हम उसका आउटपुट कैसे शो करवाएं और कौन सा फंक्शन पाइथन में अवेलेबल है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आउटपुट के लिए आपके पास फंक्शन होता है प्रिंट फंक्शन, यूज टू आउटपुट एनी स्टेटमेंट। आपको जस्ट लिखना होगा प्रिंट और लिख लो आप हेलो, तो आपका प्रिंट हो जाएगा हेलो। आपको जस्ट वो फंक्शन यूज करना है। तो ऐसा करते एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो में बनाया था, उसको बस डिस्कस कर लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है प्रिंट, और फंक्शन के अंदर डबल कोट के अंदर मैंने लिखा है हेलो, तो ये आपका आंसर देगा, रिजल्ट में देगा हेलो। और यहाँ पे मैंने लिखा है हैशटैग लगा के दैट वन इज अ कमेंट, इन लाइन कमेंट, अ स्ट्रिंग टाइप। उसके बाद मैंने क्या किया है, प्रिंट लगाया। प्रिंट के बाद मैंने कोई नंबर है ना, मैं एंटर करा सॉरी प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो नंबर में मैंने डबल कोट नहीं लगाया, जस्ट नंबर है ना मैंने एंटर करवा दिया। तो 17.5 आपका आउटपुट में आंसर आ गया है। उसके बाद अगर मैं प्रिंट के अंदर कोई कैलकुलेशन करूंगा, तो वो भी हो जाती है, तो कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, उसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हो, तो इट्स ओके, इसमें कोई गलती नहीं है। एरर टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, तो वो आप इसको देख के कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको एक ही लाइन में मल्टीपल मल्टीपल स्ट्रिंग और कैलकुलेशन करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉमा। मैंने लिखा आई एम, कॉमा लगाया, उसके बाद मैंने एज का प्लस किया हुआ है 12+5, कॉमा लगाया हुआ है, ईयर ओल्ड। तो आपका प्रिंट हो गया आई एम 17 ईयर ओल्ड। इसमें एक चीज नोटिस करना, अगर मैं कॉमा लगाता हूँ, तो इसके बीच में ये आई एम कैसे प्रिंट होगा, आई एम, बीच में गैप, एक स्पेस आएगा, 12+5 17 कैलकुलेट करेगा, फिर से गैप आएगा, कॉमा लगा हुआ था, उसके बाद लिखेगा ईयर ओल्ड। इसमें लिखा भी है बाय डिफॉल्ट स्पेस बिटवीन दैम। अगर कुछ नहीं लिखा होता है आपने, तो बाय डिफॉल्ट एक स्पेस आ जाता है बीच में। अगर आपको इस स्पेस की जगह कुछ डॉट डॉट देने होंगे, तो उसके लिए आप एक फंक्शन यूज करते हो, दैट वन इज अ एसईपी। तो बेसिकली अगर मेरे को है ना ऐसे लिखना होगा, आई एम 17 डॉट 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 ईयर ओल्ड, तो इसके लिए आप लिखोगे एस ई पी इक्वल लिखोगे, और वो जो चीज़ आपको बीच में लिखनी होगी वो चीज़ आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए माई डॉट 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 नेम डॉट 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 इज कर्मा अकेडमी, माई नेम इज कर्मा अकेडमी। और एस ई पी आप कीवर्ड यूज करोगे, इक्वल टू लगाओगे, और इक्वल टू के बाद जो चीज़ आपको बीच में टाइप करवानी है उसको डबल कोट के अंदर लिख लो। तो आई थिंक अब आपको यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। और प्रिंट फंक्शन का डिनोटेशन ऐसा है, स्ट्रिंग में हम डबल कोट का यूज करेंगे। अगर वही चीज़ हमें इंटीजर करनी होगी, तो इंटीजर में हमें डबल कोट का लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे प्रिंट काफ़ी सॉरी आउटपुट स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होगी। तो अब ऐसा करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट वन इज अ कास्टिंग।
कास्टिंग होती क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कास्टिंग क्या है? द प्रोसेस दैट कन्वर्ट अ वेरिएबल डेटा टाइप इनटू द अनदर डेटा टाइप। कोई वेरिएबल टाइप के डेटा को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करे उसे कास्टिंग कहते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूं x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 लिखूं, तो इसमें मतलब इसका मतलब क्या है? x जो है, x के अंदर y 3 की वैल्यू स्टोर है। एक x नाम का कंटेनर है, उसके अंदर 3 की वैल्यू स्टोर है, और 3 का डेटा टाइप क्या है आपका? इंटीजर। दूसरा y नाम का एक वेरिएबल है और उसके अंदर 2 की वैल्यू स्टोर है, और 2 का कैसा डेटा टाइप है? इंटीजर डेटा टाइप है। अगर उसी के बाद मैं एक लाइन लिखूं z इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई, तो अब z का डेटा टाइप क्या होगा ये अपने से एक क्वेश्चन पूछो। तो अगर आपको याद होगा मैंने सिंगल स्लैश के लिए बोला था ये आपका डिवाइड ऑपरेटर होता है, वो हमेशा आंसर किसमें देता है? फ्लोट में आंसर देता है। फॉर एग्जांपल इसका क्या आएगा? 3/2। 3/2 का आंसर क्या आएगा? 1.5। ये इसका आंसर 1 आएगा ना कि 1. सॉरी, इसका आंसर 1.5 आएगा ना कि 1 आएगा। तो ये 1.5। तो डिवाइड जो आपका ऑपरेटर होता है, डिवाइड ऑपरेटर ऑटोमेटिकली कोई भी नंबर को फ्लोट में आंसर देता है। तो दैट्स वाई जेड का भी जो डेटा टाइप होगा वो हो जाएगा आपका फ्लोट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले से इरेज करते हैं और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कास्टिंग। कास्टिंग क्या है? कास्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक वेरिएबल टाइप का वेरिएबल का डेटा टाइप हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे अनदर डेटा टाइप में। कोई एक्स है, एक्स एक वेरिएबल है 1, ये इंटीजर स्टोर कर रहा है, ये अपना डेटा टाइप चेंज कर दे, चाहे वो खुद ब खुद करे, चाहे वो यूजर ने करवाया हो। तो इसके भी दो टाइप होते हैं। अगर इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट कास्टिंग मतलब कन्वर्जन इटसेल्फ, ऐसा टाइप की कास्टिंग जिसमें कन्वर्ट हो रहा है खुद के द्वारा, प्रोग्रामर ने कुछ भी उसमें कन्वर्ट नहीं किया है। और एक्सप्लिसिट कास्टिंग वैसी कास्टिंग होती है जिसमें वन डेटा टाइप अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, पर इसमें प्रोग्रामर अपने आप से करता है, प्रोग्राम खुद से कोई उस चीज को कन्वर्ट नहीं करता है। ये पहले लैंग्वेज को समझो, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आप समझ जाओगे। और एक्सप्लिसिट कास्टिंग का करने का तरीका क्या होता है? इंटीजर लिखो, जिस डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है उसके आगे एक्सप्रेशन लिख लो। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा तो उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो स्टे स्टे काम एंड लिसन एवरीथिंग प्रॉपरली। तो इस एग्जांपल में देखो ध्यान से, पहले मैंने हैश लिखा हुआ है। हैश आपका क्या होता है? कमेंट होता है। मैं प्रोग्राम में हमेशा है ना कमेंट यूज कर रहा हूँ, जिससे आप भी जब बोर्ड में कॉपी में लिखो तो बोर्ड में कमेंट लिखो, जिससे आपको थोड़ी ज़्यादा नंबर एग्जामिनर दे सकता है, क्योंकि उसे लगेगा कि कोई भी इस बच्चे ने अच्छे से 11th और 12th पढ़ी हुई है, कमेंट के बारे में उसे आता है। तो लिखा हुआ है मैंने अंडरस्टैंड इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग। तो हैशटैग लगा के मैंने इम्प्लिसिट कास्टिंग बोल दिया, तो ये आपके कमेंट्स थे। तो प्रोग्रामिंग हमारी इसके बाद स्टार्ट होने वाली है। मैंने लिखा हुआ है एक्स, यहाँ पे नोटिस करो, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 7, 2। यहाँ पे क्या हो गया आपका? असाइनमेंट हुआ है, मल्टीपल असाइनमेंट हुआ है। तो ये असाइनमेंट भी आपको आता है, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैंने लिखा जेड इक्वल टू एक्स बाई वाई। जेड इट सेल्फ कन्वर्ट इनटू द फ्लोट। मतलब आपको कुछ जेड इक्वल टू फ्लोट नहीं लिखना पड़ा आपको, ये खुद ब खुद फ्लोट में आंसर देगा। अगर आप जेड प्रिंट कराओगे तो इसका आंसर आएगा 3.5। 7/5 आप 7/2 करोगे आप, तो आंसर आपका 3.5 आएगा। तो ये आपका सिंगल स्लैश था। अगर वही चीज डबल स्लैश होती तो वो किसमें आंसर देती है? वो आपको इंटीजर में देती है। तो ये सिंगल स्लैश है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली फ्लोट में ही आंसर देगा। तो जेड अपने आप विदाउट यूजर इंटरप्रिटेशन और विदाउट यूजर ने उससे बोला नहीं था, खुद ब खुद वो कन्वर्ट हो गया किसमें? फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया। अब आते हैं हम एक्सप्लिसिट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं लिखूं पी एक वेरिएबल है, उसके आगे मैं एक्स बाई वाई लिखूं और एक्स बाई वाई को खुद ब खुद अपने हिसाब से इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं, तो अब इसका आंसर जो आने वाला है वो 3.5 नहीं आएगा, अब वो आ जाएगा 3, नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट वन इज 3। 3 इसका आउटपुट होगा। जबकि एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी? एक्स की वैल्यू 7 थी और वाई की वैल्यू क्या थी? 2 थी। एक्स बाई वाई क्या होता आपका? 3.5। पर मैंने क्या किया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया 6/y को,
तो 3.5 के आगे मैंने इंटीजर लगा रखा है, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। दैट्स वाई हमने खुद ब खुद उसको कन्वर्ट किया है, उसका डेटा टाइप कन्वर्ट किया है, ये प्रोग्राम से नहीं हुआ था। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इसको करने का तरीका क्या है, आगे डेटा टाइप लिखो और ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखो, एग्जांपल के लिए इंट ब्रैकेट के अंदर एक्स। तो आई थिंक अब आपको कास्टिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, पर इसको पेपर में आप लिख लो। पेपर में कुछ नहीं लिखते, बस डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल लिखो, डेफिनेशन लिखो, एग्जाम्पल लिखो। यहाँ पे अच्छा सा मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। वेट ए मिनट, आपका बचा हुआ था एक टॉपिक, वो था स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन। तो इसको थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ऑल दो स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मैंने अच्छे से अपनी प्रोग्रामिंग की जो एक सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने विजुअल स्टूडियो कैसे डाउनलोड करते हैं उसके बारे में सिखाया था, उसमें मैंने स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन और अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आप वो वाली वीडियो भी चेक कर सकते हो, उसकी लिंक या तो आपको इसके नीचे मिल जाएगी या आप मेरे चैनल में देख सकते हो। तो ऐसे करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन थोड़ी सी बेसिकली ऊपर ऊपर से यहाँ पे भी देख लेते हैं। स्टार्टिंग में मैंने क्या यूज किया हुआ है, कमेंट यूज किया है। कमेंट यूज करने का तरीका क्या होता है, हैश हैश लगाओ, कमेंट यूज कर सकते हो आप। कमेंट क्या होते हैं, कमेंट कंपाइलर रीड नहीं करते, ग्रीक कलर से जो आपको दिख रहे हो कमेंट से आपके, वो डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में चले जाता है। यहाँ पे डी ई एफ लिखा हुआ है। डी ई एफ से आप क्या करते हो, किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। डी एफ होता है डिफाइन करने के लिए। आप कोई भी फंक्शन आप लिख सकते हो, फंक्शन के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। आगे एक चैप्टर प्रॉपरली फंक्शन को डिनोट करेगा। अभी मेरा मोटिव ये है कि स्ट्रक्चर बेसिकली पाइथन दिखता कैसे है, उसके बारे में डिस्कस करना था। उसके बाद ये डबल कोड दिख रहा है, ये आपको बताता है कि ये आपका ब्लॉक है। अब उसमें मेरे को ये काफ़ी बड़ी प्रोग्रामिंग लिखी हुई है मैंने, इसमें मेरे को एक चीज़ और डिस्कस करनी थी, वो थी इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है, अगर देखो इसमें एक चीज़ नोटिस करना, प्रिंट यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ना कि प्रिंट यहाँ से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट है इंडेंटेशन का। बेसिकली प्रिंट में लिख रहा हूँ, वेट ए मिनट, पहले इसे इरेज कर लेते हैं। एक चीज नोटिस करना, प्रिंट जो मैं लिख रहा हूँ, प्रिंट मैं लिख रहा हूँ इफ के अंदर, इफ के अंदर लिख रहा हूँ, इसकी ब्लॉक के अंदर आ रहा है। तो दैट्स वाई इंडेंटेशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ये एरर एरर टाइप की क्वेश्चन में आता है। अगर आप क्या होगा क्वेश्चन का एरर, मैं एक चीज मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा आएगा, प्रिंट, प्रिंट जो लिखा होगा, प्रिंट यहाँ पे लिखा होगा आपका, और बीच में इंडेंट, कॉन्सेप्ट ये होगा कि इसमें एरर क्या है। तो एरर आप फाइंड करोगे कि इंडेंटेशन का एरर है। तो एरर टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस दिस इमेज। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अच्छे से अगर आपको इसके बारे में समझना है तो आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो आई थिंक यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं। डेटा टाइप के बारे में हमने सीखा था, डेटा टाइप के बारे में सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप के बारे में सीखा था, वेरिएबल के बारे में सीखा था, असाइनमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में सीखा था। उसके बाद हमने इनपुट स्टेटमेंट सीखा था, आउटपुट स्टेटमेंट सीखा था, और स्ट्रक्चर के बारे में हल्का सा हमने डिस्कस किया। तो अब ऐसा करते हैं, प्रैक्टिस सेशन की तरफ मूव करते हैं। और प्रैक्टिस सेशन में हमारा एक क्वेश्चन है, राइट डाउन अ प्रोग्राम टू टेक अ नंबर फ्रॉम अ यूजर एंड देन फाइंड क्यूब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। तो पहला पार्ट क्या है, एक प्रोग्राम हमें लिखना है जिसमें हमें वन नंबर लेना है यूजर से, एक नंबर हमें यूजर से लेना है। तो यूजर से कुछ चीज ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमें इनपुट स्टेटमेंट तो यूज करना ही पड़ेगा। और इनपुट क्या कर रहे हैं हम, नंबर इनपुट कर रहे हैं, तो हमें आगे इंट फंक्शन लगाना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप लिखा हुआ है देन फाइंड क्यूब। हमें उसके बाद क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब फाइंड करना है, तो नंबर जो भी हम लेंगे, नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो क्यूब आपका निकल सकता है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पाइथन में स्टार लगा के। और अगर आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने का तरीका क्या है, नम लिखा मैंने, दो दो बार उसे मल्टीप्लाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्टार लगा के, तो ये आपका स्क्वायर निकाल देगा। अब स्क्वायर रूट में आते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट दिखता कैसा है, बेसिकली 3 अंडर रूट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2। तो पावर लिख, एक्सपोनेंट को कैसे लिख सकते हैं हम, नम डबल स्टार, डबल स्टार से हम पावर लिखते हैं,
num डबल स्टार ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ 0.5। तो कुछ इस तरीके से हम स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में एक प्रोग्रामिंग बना रखी है ओके, तो ये प्रोग्रामिंग हमने बना रखी है, सेम प्रोग्रामिंग है। राइट डाउन ए प्रोग्राम टू टेक अ नंबर फ्रॉम अ यूजर एंड देन फाइंड द क्यूब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, नम नम नाम से एक वेरिएबल लिया हुआ है, नम नाम से, और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू इनपुट करवा रखी है, एंटर अ नंबर, और नंबर एंटर करना है तो इंटीजर लिखा हुआ है। उसके बाद मुझे क्यूब फाइंड करना था, तो मैंने 3 बार उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, या मैं ऐसे भी कर सकता था, नम लिख सकता था और उसकी पावर 3 लिख सकता था। स्क्वायर के लिए हमने 2 बार उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, या मैं क्या कर सकता था, नंबर की पावर 2 लिख सकता था। स्क्वायर रूट के लिए क्या किया हुआ है, नम लिखा हुआ है और उसकी पावर लिख ली है 0.5। तो आई थिंक यहाँ पे स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और सेम चीज को हम प्रिंट करा देंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दैट थिंग आपके आउटपुट आ जाएंगे। तो आई थिंक ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम सीखेंगे कंट्रोल फ्लो के बारे में सीखेंगे। उसमें बेसिकली हम इफ स्टेटमेंट सीखने वाले हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट सीखने वाले हैं, और लूपिंग स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, तो उसको आप ज़रूर चेक करना। और जैसे ही सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके एटलीस्ट 5 से लेकर 10 नंबर के क्वेश्चन तो इससे बन ही जाएंगे। इनपुट और आउटपुट के जो आपके एरर के क्वेश्चन होते हैं, आउटपुट के क्वेश्चन होते हैं, वो मोस्टली इसी चैप्टर से होते हैं। तो आप एक बार इसे अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट के जो मैंने बताया था उसको भी अच्छे से ध्यान से देखना।